ओके जी, अब हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंट जो मॉडल्स या थ्योरीज टाइप अवेलेबल हैं ऑन एम्प्लॉय पर्सनालिटी और इवन इंडिविजुअल लेवल पर्सनालिटी के ऊपर। तो थ्योरीज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने जो इस लेक्चर के लिए चूज़ किए है वो बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स है। बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स, this is one of the most famous, one of the most researched and one of the most acknowledged personality model, क्योंकि इसकी 5 डायमेंशन इस तरह की हैं जो कि एक ह्यूमन बींग की, एक इंडिविजुअल की और समहाउ एक एम्प्लॉय की भी लाइफ की तमाम डायमेंशंस को कवर कर लेती है। चाहे वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हों, चाहे सोशल हों या साइकोलॉजिकल हों, वो तमाम एट्रीब्यूट्स किसी ना किसी हद तक इन 5 कैटेगरीज में किसी तरह से फॉल कर जाते हैं और अल्टीमेटली दे कैन कवर और कंप्लीटली ऑडिट अ पर्सनस पर्सनैलिटी। सो इस वाले पोर्शन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटी इसी के ऊपर बेस करती है। जो आपने लेक्चर मैप बना के भेजना है, वो लेक्चर मैप रेगुलर लेक्चर मैप नहीं होगा। आपने अपना पर्सनैलिटी ऑडिट करना होगा और उस पर्सनैलिटी ऑडिट को आप सेंड करेंगे अपने लेक्चर मैप के टाइम के अंदर। सो पहले डिस्कस कर लेते हैं बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, और उसके बाद हम लेक्चर मैप को डिस्कस कर लेंगे। ओके, बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहती है कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी 5 हिस्सों पे मजबूत होती है, या 5 उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं और वो एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं। नंबर 1, एक पर्सन या इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, दो एक ऑप्शन इनमें से चूज करना होती है। दे कैन बी ग्रे एरियाज टू, लेकिन हम जब किसी पर्सन का पर्सनैलिटी ऑडिट करते हैं तो फिर हम ग्रे एरिया के अंदर नहीं जाते। तो हम जो भी 5 एट्रीब्यूट डिस्कस करने लगे हैं, जो बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट है, जिसमें पहली ट्रेट इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होना है, दूसरी ट्रेट ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एक पर्सन ओपननेस टू एक्सपीरियंस हो सकता है और एक ओपननेस टू एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। तीसरी ट्रेट एग्रीएबलनेस एंड नॉन एग्रीएबलनेस होती है, यानी कि एग्रीएबल उसमें कंपोनेंट हो सकता है या नॉन एग्रीएबल हो सकता है। फोर्थ ट्रेट वो न्यूरोटिसिज्म या इमोशनल स्टेबिलिटी के अंदर फॉल कर सकता है। और जो फिफ्थ स्टेट है वो कंसाइटियसनेस या नॉन कंसाइटियसनेस के अंदर फॉल कर सकता है। कंसाइटियसनेस का वर्ड डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, मैं उसे कंसाइटियसनेस प्रोनाउंस करता हूँ फॉर द सेक ऑफ स्पेलिंग। तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन नेट से चेक कर सकते हैं कि ठीक वर्ड कौन सा है। तो ये 5 ट्रेड्स हैं जिन्हें बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स कहा जाता है। अगर हम इन 5 ट्रेड्स को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी का जायजा ले सकते हैं, फिर उस पर्सन के अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को समझना क्यों ज़रूरी है, ताकि जब वो हमसे कम्युनिकेट करे तो उसको स्ट्रेंज फील ना हो, क्योंकि हम उसको पहले से ही जानते हो। तो किसी पर्सन को जानने के लिए उसका नाम, उसका पता, उसका नंबर, ये चीज़ें इनफ नहीं होती हैं, उसकी पर्सनैलिटी इनफ होती है। अगर हम किसी की पर्सनैलिटी को जानते हैं, सो इट मीन्स दैट वी हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर हम पर्सनैलिटी को नहीं जानते, वी जस्ट नो अबाउट द डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ दैट पर्सन, तो दैट विल नॉट बी अ गुड कंपोनेंट। ओके, एनी हाउ डिस्कस करते हैं 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को वन बाय वन। सबसे पहले लेते हैं इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट को। ये वो दो वर्ड्स हैं जो आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने एकेडमिक कैरियर के अंदर डिफरेंट जगह पे अभी तक बहुत मरतबा इस्तेमाल कर चुके हैं। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, जो स्ट्रेंजर्स के साथ मिलना जुलना, घुलना मिलना पसंद नहीं करते। नंबर 2, जो लेस टॉकटिव होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं होते, बस ज़रूरत की बात की है, दैट्स इट, ठीक है ना। एंड नंबर 3, जो जो अपना उनका एक सर्कल है मखसूस, उनके दरमियान कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे उस सर्कल से बाहर जाते हैं तो दे गॉट हेजिटेंट, ठीक है। एंड नंबर 4, दे आर प्राइमरीली शाई पर्सन, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सन नहीं होते, ठीक है ना। तो ये 4 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंट्रोवर्ट पर्सन के। क्या इंट्रोवर्ट होना बुरा है? नहीं, इंट्रोवर्ट होना बुरा नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी की एक्सट्रीम है, ठीक है ना। जिस तरह एक्सट्रोवर्ट एक एक्सट्रीम है तो इंट्रोवर्ट भी एक एक्सट्रीम है। इंट्रोवर्ट होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप इतने इंट्रोवर्ट हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी के बाकी कंपोनेंट्स को दबा रहा है या उसको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, तब इंट्रोवर्ट होना बुरी चीज़ हो सकती है। एनी हाउ पहले एक्सट्रोवर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इन कंट्रास्ट एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, ठीक है ना। उन्हें स्ट्रेंजर्स से घुलना मिलना, उनसे बातचीत करना अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा टॉकटिव होते हैं, ठीक है ना। दे हैव अ लॉट ऑफ गॉसिप्स, दे हैव अ रेंज ऑफ टॉक, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन देयर लाइफ, सो उनके मतलब बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर 3, दे आर नॉट शाई पर्सन, दे आर बोल्ड पर्सन डेफिनेटली, ठीक है ना। वो बोल्ड लोग होते हैं। एंड नंबर 4,
वो सिर्फ और सिर्फ अपने सर्कल के अंदर नहीं, वो जिसके दरमियान बैठते हैं, जिन लोगों से भी कम्युनिकेशन करते हैं, वो उनके साथ अपना कंफर्ट जोन तलाश कर लेते हैं। कंफर्ट जोन तलाश करने का मकसद नहीं होता कि वो अपनी बाउंड्रीज को मैनिपुलेट कर लेते हैं। कंफर्ट जोन तलाश करने का मकसद ये होता है कि वो किसी पर्सन को ज़्यादा देर तक ये फील नहीं करवाते कि अच्छा यू आर ए स्ट्रेंजर फॉर मी। सो दिस इज व्हाट एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन बी लाइक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जांपल से। आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। ठीक है, क्या स्टार्ट से था ना? नहीं, ऐसा नहीं था। ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि 12th या 13th ग्रेड तक आई वॉज एन एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट पर्सन। लेकिन उस मोमेंट पे जाके आपको रियलाइज होता है कि अच्छा, बीइंग इंट्रोवर्ट इज नॉट दैट मच एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। ठीक है, नाउ एट सम टाइम्स वी से कि सोसाइटी जाए बाहर में, हम अपने जैसे हैं हम वैसे रहेंगे, हम सोसाइटी के अकॉर्डिंगली खुद को मोल्ड कैसे करें। बट व्हेन यू हैव ड्रीम्स ऑफ सच काइंड विच हैव अ लार्जर पार्ट एसोसिएटेड विद द सोसाइटी और द पीपल गोइंग अराउंड यू, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली कभी कभी मोल्ड होना भी पड़ता है। तो 13th ग्रेड से ऑनवर्ड्स में एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन की शेप में आया। ठीक है ना? सो द पॉइंट वाज कि ज़रूरी नहीं कि अगर हम लाइफ के किसी स्पैन के अंदर इंट्रोवर्ट हैं तो हम हमेशा इंट्रोवर्ट रहेंगे। हमारी लाइफ के अंदर ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे गोल्स इस तरह के होते हैं जो हमें एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में मूव करवा सकते हैं। हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, एसेंशियल हो जाता है अपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने उस सर्कल में रहने के लिए, कि हम अपनी उस इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में शिफ्ट करें। क्या ऐसा करना आसान होता है? नहीं, ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए होता है कि हम 13th ग्रेड तक, मतलब कि ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स की एज तक हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके होते हैं। हम आदी हो चुके हैं बीइंग इंट्रोवर्ट रहने के या बीइंग एक्सट्रोवर्ट रहने के। वहाँ पे क्लास या कैटेगरी चेंज करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। हमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। क्यों? अगर हम कोशिश भी करें तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते। लोगों ने टैग लगा दिया होता है, अच्छा यार ये तो इंट्रोवर्ट है, ठीक है ना, नाउ दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर द स्ट्रेंजर्स, दैट पर्सन इज अ शाय पर्सन, दैट पर्सन इज नॉट अ टॉकटिव पर्सन। तो वो बात भी करे, वो बोल्ड भी हो, वो कम्युनिकेट भी करे और वो स्ट्रेंजर्स में उठे बैठे भी, स्टिल पर्सन्स थिंक दैट ओके दिस इज सॉर्ट ऑफ एक्टिंग और ये एक्चुअली इंट्रोवर्ट पर्सन है, ये तो ड्रामेबाजी। सो पॉइंट इज कि हम चेंज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन चेंज करना मुश्किल होता है। और चेंज मुश्किल में सबसे पहला हर्डल सोसाइटी की एक जेनेरिक परसेप्शन है जो आपके साथ ऑलरेडी उन 17 ईयर्स ऑफ लाइफ के अंदर अटैच हो चुकी है। ठीक है ना? उसको चेंज करना, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को इन्हेंस करना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल है। खुद को चेंज करना उतना मुश्किल नहीं है। ओके, सो एट सम पॉइंट्स अगर किसी को लगता है वो एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा हो गया, लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उसको इंट्रोवर्ट में वापस आना पड़ता है, वो आ सकता है। अगर लाइफ में उसको लगा है कि चाहे मैं इंट्रोवर्ट बड़ी देर रह लिया हूँ और इस इंट्रोवर्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मुझे एक्सट्रोवर्ट होना है, तो वो हो सकता है। लेकिन ये पॉइंट, ये फेज डिफिकल्ट होता है। क्या इंट्रोवर्ट बुरा है और एक्सट्रोवर्ट अच्छा है, या एक्सट्रोवर्ट बुरा है और इंट्रोवर्ट अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ वो अच्छी होती है जो एतदाल में हो। अगर हम बहुत सख्त एक्सट्रीम किस्म के इंट्रोवर्ट हैं तो वो भी नहीं अच्छा। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं तो वो भी नहीं अच्छा। अच्छा, इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि उसमें हम अपनी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक सप्रेस कर चुके होते हैं और उसमें हम सिर्फ उन लोगों के लिए ओपन रह जाते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जबकि जिंदगी और दुनिया तो भरी पड़ी है लोगों से। ठीक है, सो हमारे लिए फिजिकली या हमारे लिए साइकोलॉजिकली ये चीज़ बड़ी हार्मफुल होती है कि हम अपने आप को बहुत एक नैरो सर्कल के अंदर कंसाइज कर लें। तो एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट इज नेवर गुड। कमिंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट, आप हर किसी से हंस के बात करें, आप हर किसी से गॉसिप्स करने लग जाएं, आप बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो जाएं, ठीक है ना, आप अपनी वर्थ ग्रेजुअली रिड्यूस कर लेते हैं। तो कहते हैं कि आपको बोलना सिर्फ उस प्लेस पे चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि आपके बोलने की कोई कदर है, ठीक है ना, जहाँ पे आपका बोलना मैटर करता होगा, ठीक है ना। आप स्ट्रेंजर्स में उसके साथ बैठ के, ठीक है ना, आप पहली उनके साथ सिटिंग में इतने पर्सनल मत हो जाइए या इतनी ज़्यादा डीप शेयरिंग के अंदर ना चले जाइए कि आपको सेकंड मीटिंग के लिए आपके पास कोई गॉसिप ही ना बचे, आपके पास कोई टॉक करने के लिए रह ना जाए। सो द पॉइंट इज एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो वट एवर कैटेगरी इन विच यू फॉल इन, यू हैव टू सी दैट एदर यू आर मॉडरेट इन दैट कैटेगरी और नॉट, ठीक है ना। अदरवाइज बीइंग इंट्रोवर्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बीइंग एक्सट्रोवर्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम। It totally depends upon your goals in the life. It totally depends upon your dreams. It totally depends upon the position where you lie in. ठीक है, so इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि either those positions help you to be that person or not. For example, एक मार्केटर है, ठीक है ना, वो सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं या मार्केटिंग पर्सनल की जॉब कर रहा है एक पर्सन, और वो कहता है जनाब मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो डेफिनेटली बीइंग इंट्रोवर्ट इज नॉट गुड फॉर हिम और हर, ठीक है ना। तब इंट्रोवर्ट होना उसके लिए एक बुरी चीज़ है,
क्योंकि उसकी जॉब डिमांड करती है कि उसको एक्सट्रोवर्ट होना है, ठीक है ना। अगर वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा, कम्युनिकेटिव नहीं होगा, सोशल लिंकेजेस नहीं बनाएगा, वो अपने मार्केटिंग या सेल्स के प्रोफेशन में आगे नहीं जा सकता, ठीक है ना। एट द सेम टाइम अगर एक पर्सन कहता है जनाब मैं बैंक के अंदर जो उनका बैक ऑफिस है वहाँ पे क्या नाम है, लेट्स से कि मैं एक एमटी हूँ, ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, ठीक है, तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो उसका इंट्रोवर्ट होना इज नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। उसने टेबल जॉब करनी है, उसका बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं है, उसकी सक्सेस का उन बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं है, सो दैट पर्सन इज ऑन द सेफ साइड, दैट पर्सन कैन अफोर्ड टू बी इंट्रोवर्ट। लेकिन वो पर्सन जो मार्केटिंग या सेल्स की जॉब के अंदर था वो एक्सट्रोवर्ट हुए बगैर उसका गुजारा नहीं है। सो दिस वाज एन एग्जांपल फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सो पहली जो ट्रेट होती है वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की होती है। जो सेकंड ट्रेट है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर, वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस मीन्स कि आपने देखा होगा कि आपके सर्कल के अंदर बहुत से आपके फ्रेंड्स इस तरह के होते हैं, लेट्स सपोज बॉयज़ की बात करते हैं, ठीक है, गुजरांवाला में रहते हैं, बॉयज़ की बात करते हैं, और वो वीकली या फोर्टनाइटली बेसिस पे इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होकर उनका प्लान होता है कि जनाब आज डिनर इकट्ठे करना है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बार बार सेम प्लेसेस रेकमेंड करते हैं, या कराची बारबी को चले जाते हैं, या खिजर वाले के पास चले जाते हैं, यार ऐसा करो मियाँ जी के पास चले जाते हैं, यार ऐसा करते हैं सुबह नाश्ता करते हैं गनी वाले के पास जाके, यार ऐसा करते हैं वो मुसलमान वाले की पूरी चने खाते हैं। मीन्स they will again and again refer to the same places because they are shy to test or taste unique things, ठीक है ना। वो हमेशा ये कहेंगे कि यार हम रिस्क नहीं ले सकते इस मामले के अंदर, हम क्या नाम है नई चीज़ ट्राई नहीं करते, अभी मज़ा ना आए तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना। वो बार बार पुरानी चीज़ रेफर करते जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग ये होते हैं, अच्छा यार अगर पूरी चने खाना है ना तो वो सैडा टाउन में शबंग वाला ओपन हुआ है तो उससे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा यार ऐसा करते हैं कि अगर तो बारबेक्यू ही खाना है, ठीक है ना, तो क्या नाम है यहाँ पे कैंट वाली साइड पे एक दो जगह ओपन हुई है वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा यार ऐसा करते हैं कि अगर तो टारगेट यही है कि हमने चाइनीज़ ही खाना है तो ऐसा करते हैं टॉप एंड ओपन हुए वहाँ पे चले जाते हैं। बट सम पीपल विल रेफर सेम प्लेसेस वाइल सम पीपल विल रेफर टू दोज प्लेसेस जो कहेंगे अच्छा यार ये ट्राई नहीं किया हुआ, हम ये ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग सेम प्लेसेस को रेकमेंड करते हैं दे आर नॉट ओपन फॉर एक्सपीरियंसेस, और ऐसे लोग जो क्या नाम है डिफरेंट यूनिक चीज़ों को रेकमेंड करते हैं दे आर डेफिनेटली ओपन फॉर एक्सपीरियंसेस। वो डिफरेंट एक्सपीरियंस लाइफ में करना चाहते होते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो रिस्क वो ले रहे हैं, जो एक्सपीरियंस वो करेंगे उससे उनको जो लर्निंग आएगी, जो उनको उससे एक्सपीरियंस गेन होगा वो अल्टीमेटली लाइफ के डिफरेंट फेजेस में उनको हेल्प करेगा। अच्छा फिर अगेन पॉइंट ये आ जाता है कि कौन सी कैटेगरी ठीक है और कौन सी कैटेगरी गलत है। देखिए बीइंग नो ओपन फॉर एक्सपीरियंस आई पर्सनली बिलीव दैट इट इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है ना। मेरा मानना लाइफ में ऐसा है कि आपको लाइफ में हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए अनटिल वो मॉरल, एथिकल और रिलीजियस बाउंड्रीज के अंदर है, ठीक है ना। आपने किसी चीज़ को अच्छा कहना है, किसी चीज़ को बुरा कहना है, ठीक है ना। आप अगर वो चीज़ रिलीजन, मॉरल और एथिकल अगर उनकी इजाज़त देते हैं ये तीनों चीज़ें, ठीक है ना, तो फिर आप उसको एक मतलब ट्राई कीजिए, आप उसको ट्राई कीजिए, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू कॉल दैट थिंग इज गुड और बैड, ठीक है ना। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं कि जिनको ऑलरेडी रिलीजन ने गलत कह दिया है, या जिनको एथिक्स ही ऑलरेडी गलत कहते हैं, या जिनको मॉरल्स ही ऑलरेडी गलत कहते हैं, उन चीज़ों को ट्राई करने की बात नहीं कर रहा। ऐसी चीज़ें जिनको ये तीनों चीज़ें एटलीस्ट ममनू नहीं करती, इनसे मना नहीं करती, उन चीज़ों को अगर अच्छा या बुरा क्लासीफाई करना है तो उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जब हम ओपननेस फॉर एक्सपीरियंस नहीं होते तो हम उन चीज़ों से बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है। और जो जिद्दत जिस तरीके से सोसाइटी में आ रही है, जिस तरीके से रोज़ की रोज़ चीज़ें इनोवेट होती हैं, जिस तरीके से रोज़ की रोज़ चीज़ें अपग्रेड होती हैं, अगर हम स्टिल विल बी स्ट्रक ऑन द ओल्ड सेम मेथड्स और ओल्ड सेम मैकेनिज्म्स तो हम उससे आगे ना जा पाते। अच्छा वी आर ऑल फूडीज बिकॉज वी आर फ्रॉम गुजरांवाला। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आज से गालबन 5-6 साल या 7 साल कह लीजिए उससे पहले गुजरांवाला में बारबेक्यू की जो ऑप्शंस होती थी वो खिजर टिक्का शॉप होती थी, मियाँ जी टिक्का शॉप होती थी, एक नासिर टिक्का शॉप था मॉल्टन के अंदर, वो होती थी। उनके पास वही चीज़ें होती थी जो सदा से चलती आ रही। कौन सी? कबाब है, चिकन टिक्का है, ठीक है ना, बड़ी जंप लग गई है, मलाई बोटी तक लग गई है, ठीक है ना, और फिर वो बीफ टिक्का वगैरह आ जाता होगा, मटन चाँप आ जाती होगी, वो मटन नली की बोटी आ जाती होगी, ठीक है ना। आपको लेक्चर सुनते हुए भूख लग जाएगी, लेकिन ये वो चीज़ें वो हैं जो सुबह के टाइम लेक्चर के अंदर आपको क्रेविंग नहीं देंगी क्योंकि ये डिनर वाली चीज़ें हैं। एनी हाउ तो ये वो कुछ आइटम्स थी जो कि नॉर्मली जो मार्केट में मौजूद थी बारबेक्यू के अंदर आज से 5-7 साल पहले तक सब लोग सिर्फ यही बना रहे थे।
गुजरांवाला में नया नाम आता है कराची बारबेक्यू के नाम से। वो आके क्या चीज़ें लॉन्च करते हैं, अच्छा जी वो कस्तूरी बोटी लॉन्च करते हैं, वो ईरानी बोटी लॉन्च करते हैं, वो क्या नाम है पाशा बोटी लॉन्च करते हैं, वो टर्किश चीज़ कबाब लॉन्च करते हैं, ठीक है। वो क्या नाम है इन्हीं बोटियों के बने हुए डिफरेंट रोल्स लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। सो मीन्स दे हैव ओपनड अप अ कंप्लीटली न्यू रेंज ऑफ बारबेक्यू इन फ्रंट ऑफ गुजरांवाला पीपल, ठीक है ना। अब कुछ लोग स्टिल ऐसे हैं जो उस जगह पे भी जाके वही चीज़ें ऑर्डर कर रहे होते हैं जो पहले उन 3 रेस्टोरेंट्स में मिलती थी, बिकॉज दे आर सो मच हैबिचुअल ऑफ ईटिंग दोज पर्टिकुलर थिंग्स। सो अब चूंकि इनोवेशन आई, अब जिन लोगों ने वो चीज़ें ट्राई नहीं करी उनको शायद आज भी 7 साल बाद भी ईरानी कस्तूरी पाशा बोटी इन चीज़ों का मतलब ना पता हो, ठीक है ना। लेकिन जो लोग ओपननेस टू एक्सपीरियंस है शायद वो इन चीज़ों को एंजॉय कर चुके हों। ये हमारे मोबाइल्स वगैरह जब आते हैं, ठीक है ना, इनमें से बहुत से आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल जो आजकल यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम गैलेक्सी Z Fold 2 है। फोल्ड मोबाइल अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा इन नहीं हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहला जो वर्जन फोल्ड मोबाइल का निकाला वो सैमसंग ने निकाला गैलेक्सी Z Fold के नाम से। दूसरा जो निकाला वो हवावे ने निकाला, ठीक है ना। मुझे उनका नाम नहीं एग्जैक्टली पता किस नाम के साथ निकाला, लेकिन वो गैलेक्सी Z Fold से एक्सपेंसिव था। एनी हाउ थर्ड जो आया वो गैलेक्सी Z Fold 2 आया, और इसके बाद हवावे भी अपना लॉन्च करने लगा, उसके बाद एक और कंपनी अपना लॉन्च करने लगी, उसका ज़्यादा इनोवेटिव लग रहा है। एनी हाउ कस्टमर आर बिट अफ्रेड, ठीक है ना, इस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन फोल्ड हो ओपन हो डजंट सीम रियलिस्टिक टू मच, ठीक है ना। लेकिन है अब गैलेक्सी Z Fold के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स थे, कस्टमर्स ने वो प्रॉब्लम फेस किए, उन्हीं कस्टमर्स ने आके कंपनी को फीडबैक दिया। कंपनी ने जब गैलेक्सी Z Fold 2 बनाया, दैट इज अ फिनोमिनल डिवाइस, ओके आई एम यूजिंग इट, आई थिंक सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स टिल नाउ। आप इतनी बड़ी स्क्रीन दे रहे हो, आप 3 डिस्प्ले दे रहे हो एक मोबाइल के अंदर, लेकिन आप उसके साथ नोट वाला स्टाइलस नहीं दे रहे, ठीक है ना। सो इट इज काइंड ऑफ बैड स्ट्रेटेजी। एनी हाउ दे आर अपग्रेडिंग इट इन गैलेक्सी Z Fold 3, बट सम पीपल लाइक me or some people like us are dared to try those things. ये सिर्फ एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के साथ नहीं है, ये तो बड़ा रिस्की डिसीजन है ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव बहुत है। लेकिन जो प्रोडक्ट्स लेस एक्सपेंसिव भी हों उनके साथ भी रिस्क लेने के लिए हम लोग तैयार होते हैं, ठीक है ना। हम लोग स्टेप इन करते हैं, क्या हो जाएगा, हमारा डिसीजन गलत होगा, हम अगले डिसीजन लेने वालों के डिसीजन को मोल्ड या अफेक्ट कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम एक कंट्रीब्यूट कर लेते हैं मार्केट के अंदर समहाउ, ठीक है ना। सो ओपननेस फॉर एक्सपीरियंस होना इज ऑलवेज गुड, आई थिंक सो, ठीक है ना। सो इफ एनी वन ऑफ यू इज नॉट दैट मच ओपन टू मेकिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, दोस मस्ट हैव रिकंसिडर देयर एट्रीब्यूट, ठीक है ना। अपने एट्रीब्यूट को कंसिडर करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा अगर नई चीज़ ट्राई करेंगे, अच्छी नहीं होएगी, मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग होगी, ठीक है ना, तो वापस अपनी पहली ऑप्शन पे जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गेन एन ओपननेस फॉर एक्सपीरियंस, पुराना एक्सपीरियंस दोबारा कर लें, ठीक है। सो उसको सीज ना होने दें, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आए, कोई भी नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, उसको जरूर करें, ठीक है ना। डोंट ऑलवेज गो फॉर द ओल्ड एंड ओल्ड एक्सपीरियंसेस जस्ट फॉर द सेक कि अच्छा, कुछ लोगों में ये भी आदत होती है वो एक मूवी देखते हैं, वो वही मूवी बार बार देखते जाते हैं, क्यों यार मुझे इसका एंड पता है, मुझे इसका पता क्या होएगा। तो एनी हाउ अपनी अपनी आदत होती है। सेकंड ट्रेट वाज दिस, कमिंग टुवर्ड्स मेकिंग दिस ट्रेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को लेके जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई चेंज प्रपोज करती है ना, ठीक है ना, बहुत से एम्प्लॉयज़ उसके लिए रेजिस्ट करते हैं, बड़ा सख्त रेजिस्टेंस आता है। सख्त रेजिस्टेंस क्यों आता है? बिकॉज दे विल थिंक अच्छा यार अगर ये चेंज आएगी तो हमारी हमारी नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा, अच्छा अगर ये चेंज आएगी तो हमें मजीद कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी, अगर ये चेंज आएगी तो हमने जो पढ़ा हुआ था उसके साथ ही कहाँ मैच करेगा, अगर ये चेंज आएगी तो हमारे फाइनेंशियल्स पे क्या असर पड़ेगा, वही सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली उस चेंज के अंदर सबसे बड़ा जो बैरियर है वो खुद बन जाता है, ठीक है ना। वही लोग वो चेंज आने नहीं देना चाहते बिकॉज दे आर नॉट ओपन फॉर एक्सपीरियंसेस। वो चाहते हैं कि जिंदगी की गाड़ी जिस डगर पे चल रही है उसी डगर पे चलती रहे। दे डोंट वांट टू गो ऑन दैन अदर रूट बिकॉज दैट रूट कैन टेक अवे ऑल द सिक्योरिटी विच ऑलरेडी वॉज देयर इन देयर प्रीवियस ऑप्शन। सो जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन दे आर नॉट दैट मच ओपन टू एक्सपीरियंस। लेकिन ओपन टू एक्सपीरियंस जब हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे तो चेंजेस अडेप्ट की जाएंगी। चेंजेस जब होती हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस मूव ऑन करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन गलत चॉइसेस भी लेती हैं चेंजेस की वजह से, बट स्टिल दे मेक देयर सेल्स ग्रेट, दे मेक देयर सेल्स बेटर। अभी हम व्हाट्सएप की बात कर रहे थे, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की, तो एक चेंज है जो वो लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल के अंदर। अब बिजनेस मॉडल के अंदर जब वो इस तरह की चेंज लेके आ रहे हैं, दैट कैन डेफिनेटली बैकफायर, और वो बैकफायर कर रहा है। टेलीग्राम इसका नाम लोगों को पहले नहीं आता था, टेलीग्राम का नाम एक मतलब कंज्यूमर के माइंड में आ गया है। हम लोगों ने
पैसे लगते हैं उसका अकाउंट बनाने में, हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अकाउंट बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। हमने शायद कुछ लोगों से कम्युनिकेशन भी उन प्लेटफॉर्म पर शुरू कर दी हो, बट at the end of the day WhatsApp will see that how many customers have retained, और उनका जो डाटा है, मुझे नहीं लगता कि हमारा तमाम का तमाम डाटा किसी को चाहिए होगा। हम अपने आधे दिन में तो फजूल बातें करते रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। एनी हाउ वो हमारी रेगुलर गॉसिप्स, रेगुलर कन्वर्सेशन होती है व्हाट्सएप, बट व्हाट्सएप हैव टू टेक अवे फ्रॉम दैट। व्हाट्सएप को वो डाटा चाहिए जो हमारे परचेज डिसीजंस को अफेक्ट करता है, ठीक है ना, बिकॉज अल्टीमेटली आवर डाटा हैज टू बी सोल्ड टू द मार्केटर्स। Ultimately, not sold, has to be shared. Shared is the proper word. So थर्ड पार्टी को वो डाटा दिया जाए ताकि वो उस तरह की प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली वो हमें वो मैसेज करें, हमें वो दिया जाए। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन थी जैज़ कैश, तो जैज़ कैश की वजह से उसको मैंने लोकेशन एसेस करने की परमिशन दी होगी डेफिनेटली। जो भी ऐप करते हैं वो स्टार्ट में कुछ परमिशन मांगती है, कुछ परमिशन तो होती हैं मैंडेटरी और कुछ होती हैं जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसमें ये मैंडेटरी थी कि उसको लोकेशन चाहिए होती है जैज़ कैश को, मैंने ऑन की हुई थी। तो आई वॉज जस्ट देयर टू डेवो एक चीज़ पिकअप करने के लिए, मेरा एक पार्सल आया था डेवो के थ्रू, तो मैंने वो पिकअप करने के लिए जब उनके स्टेशन पे गया तो मुझे अचानक से जैज़ वालों का उसी वक्त मैसेज आया, जैज़ कैश वालों का, कि जैज़ कैश से आप डेवो की टिकट खरीदें, आपको इतने % ऑफ मिलेगा, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। I was not completely amazed because being a marketer I know these kind of tactics, but still I was wondering that how fast this system is। कि अभी मैं उस एरिया के अंदर एंटर हुआ हूँ और मुझे उसके रिगार्डिंग एग्जैक्ट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है। दिस इज हाउ कंपनीज आर सेलिंग द डाटा। वो जो लोकेशन है सेटेलाइट मुझे सेट कर रही है, वो जो भी मेरा लॉजिस्टिक सर्विस पार्टनर है, सॉरी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, उसने इन्फॉर्मेशन शेयर की है और अल्टीमेटली मेरे पास उस सर्विस के मतलब एक ऑप्शन आ गई है, ठीक है ना। समटाइम्स दैट दोज ऑप्शंस कैन बी वंडरफुल फॉर अस टू, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारी शेयर हो के हमें जो प्रोडक्ट मिलनी है, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग व्हाट्सएप हियर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जो एक हाइप क्रिएट हो गई है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो they are open to experience, WhatsApp is open to experience, they are taking a very big gamble, ठीक है, they बहुत बड़ा गैम्बल कर रहे हैं, लेकिन वो उस गैम्बल के लिए रेडी हैं somehow, वो उस गैम्बल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, they want to see the way will end up। तो ये बिजनेस के अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, एक एम्प्लॉय के लेवल पे और एक बिजनेस के लेवल पे हमें ओपननेस टू एक्सपीरियंस की तरफ जाना चाहिए। The third attribute or third trait of big five personality traits is agreeableness। Agreeableness means a trait के एक महफिल में आप बैठे हैं, ठीक है ना, और उसमें बहस हो रही है, ठीक है ना, उसमें डिफरेंट तरह के आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है, एंड instead of giving your own opinion you feel it better to stay inside of any one opinion which has been given in the that particular gathering, ठीक है ना, कि आप उनमें से किसी एक ओपिनियन की साइड ले लेते हैं, ये जो मेजॉरिटी ओपिनियन होता है उसी को ठीक दुरुस्त तस्लीम कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड बीइंग एन एग्रीएबल पर्सन। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते, आप आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते, आप क्या नाम है चीज़ों को वो कहते हैं ना कि बाल की खाल नहीं वो देखते, ठीक है ना, आप क्या नाम है सिंपली कहते हैं चलिए ठीक है मैं भी इस चीज़ को मान लेता हूँ, ठीक है ना, सर तस्लीम हम जल्दी कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉन एग्रीएबल होते हैं, उनको आप जितनी मर्जी लॉजिक दे दें, जितनी मर्जी एग्जाम्पल्स दे दें, जितने मर्जी फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके पास रखते हैं, दे स्टिल विल स्टैंड विद देयर ओन परसेप्शन, विद देयर ओन पॉइंट, बिकॉज दे विल ऑलवेज थिंक दैट दैट इज राइट। The things which you person are saying are not right, not correct, and despite of the fact that you are giving proofs through the facts and figures, through history, etc., 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 but what I am believing is right. This is called being non-agreeable. और जो लोग ज़्यादा नॉन एग्रीबल होते हैं उनमें से वो पर्सन सर ज़्यादा पिंच करते हैं कि जिनके पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू सॉलिड ना हो। अच्छा, एक पर्सन के पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू सॉलिड है, उसके पास जो अपनी ऑप्शन है वो बड़ी स्ट्रांग है। हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आइडियाज़ लेके नहीं आते, ठीक है ना, और अगर कोई आइडिया ले आए कोई यूनिक किस्म का, और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको रेजिस्ट करते रहते हैं, नहीं ये नहीं ठीक, ठीक है ना, ऐसा कैसे होगा, नहीं ये नहीं करना, बड़ा रिस्की होगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके ऑल्टरनेटिव उनके पास कोई आइडिया नहीं होता, बट दे जस्ट वांट टू ब्लॉक दैट पर्टिकुलर आइडिया। वो जस्ट उस एग्जिस्टिंग आइडिया को ब्लॉक करने के लिए वो क्या करते हैं कि जनाब किसी भी तरीके से हमने उस आइडिया को ब्लॉक कर देना है, उसके ऑल्टरनेटिव चाहे कोई आइडिया मौजूद हो या ना हो, दैट इज नॉट देयर कंसर्न। सो एग्रीएबल होना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं, मैं पर्सनली उसको बेहतर फील नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हर पर्सन का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ठीक है ना।
किसी के बात को मुकम्मल तौर पे सरे नो तस्लीम कर लेना बाज़ इस चीज़ को रिफ्लेक्ट भी करता है कि आप अपनी कोई क्रिएटिव सोच या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते। हाँ, किसी के अच्छे आइडिया को जानबूझ के रेजिस्ट करना और बेवजह नॉन एग्रीबलनेस का भी एटीट्यूड शो करना इज ऑल्सो नॉट गुड। सो ट्राई टू फाइंड समहाउ अ मॉडरेट स्पेस, ठीक है ना। लेकिन आप नॉन एग्रीएबल वाली साइड पे रहें। नॉन एग्रीएबल वाली साइड पे रहने का मकसद ये है कि डोंट जस्ट क्रिटिसाइज आइडियाज बट प्रोवाइड योर ओन ओपिनियन टू, ठीक है ना। जब आप अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं विदाउट बीइंग एग्रीएबल, तो उससे क्या होता है, एक नई ऑप्शन टेबल के ऊपर आ जाती है और एवेल्यूएट करने में हेल्प मिलती है, ठीक है ना। हम उसको एवेल्यूएट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर हम सिंपली किसी दूसरे के ऑप्शन के ऊपर फॉलो कर लें, दूसरे की चीज़ को एडमिट करते जाएं, तो इसका मतलब है कि बहुत सी आइडियाज टेबल पे आए बगैर ही रिजेक्ट हो जाते हैं। ओके, सो बीइंग नॉन एग्रीएबल इज ऑल्सो नॉट बैड, but you have to find a moderate level of being non-agreeable. Being totally agreeable is also not good. That seems somehow childish to me. सो या वो कहते हैं कि वो वासिफ अली वासिफ साहब हैं, वो कहते हैं कि हम मुबाहिसा नहीं छोड़ते, हम दोस्त छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हम बहस जीतने के चक्करों में कोई रिश्ते हार देते हैं। मीन्स हम बात कर इतने आर्गूमेंट्स में जाते हैं नॉन एग्रीबल होने की वजह से कि हम चीज़ों को लूज़ करना शुरू कर देते हैं, अपने रियल थिंग्स को, उस नॉन एग्रीबल एटीट्यूड। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। रहे नॉन एग्रीबल लेकिन मॉडरेट लेवल तक। लेट्स टॉक टू द बिजनेस। बिजनेस के अंदर सबसे पहले एग्रीएबलनेस का ताल्लुक आता है जब मीटिंग्स होती हैं, और मीटिंग्स भी वो जो क्रॉस डिपार्टमेंट्स मीटिंग्स होती हैं। क्रॉस डिपार्टमेंट मीटिंग में होता है कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है और हर डिपार्टमेंट वहाँ पे अपनी स्किल सेव करने के लिए ऐसी चीज़ों की अडॉप्टेशन इंश्योर कर रहा होता है जो अल्टीमेटली उसके डिपार्टमेंट को, उसके टारगेट्स को हेल्प कर रहा हो, ठीक है ना। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पे नॉन एग्रीएबल होना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे मैंने अक्सर नॉन एग्रीएबलनेस के एक्सट्रीम लेवल्स देखे हैं, और उन एक्सट्रीम लेवल्स के पीछे कोई लॉजिक नहीं होती सिवाय इसके कि उससे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फायदा पहुंचेगा, ठीक है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे, चाहे एज एन एंटरप्रेन्योर, चाहे एज अ मैनेजरियल टीम, जब आप उस तरह की जगह पे जाएंगे तो इस कल्चर को चेंज करने की जरूरत है। कोई अगर अच्छी बात कहता है उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आप सजेस्ट कर सकते हैं, जरूर करें, लेकिन किसी आइडिया को ये कह के ब्लॉक ना करें क्योंकि ये किसी दूसरे का आइडिया था। So we have to change that thing. This kind of thing can be found in meeting rooms, board rooms और भी बहुत जगह पे, लेकिन सबसे प्राइमरी एग्जांपल एग्रीएबलनेस की और नॉन एग्रीएबलनेस की आपको मीटिंग रूम्स, बोर्ड रूम्स के अंदर देखने को मिलती है। So coming towards the fourth particular trait of top 5 traits, personality, big 5 personality traits, and that is fourth trait is neuroticism, or you can say emotional stability is its other stream. न्यूरोटिसिज्म के भी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। न्यूरोटिसिज्म उसको प्रोनाउंस इस वक्त किया जा रहा है, और यह आपने सुना होगा कि न्यूरोटिसिस्ट जिस तरह लीडर्स भी होते हैं, ठीक है ना। न्यूरोटिसिज्म जो होती है वो ये कहती है कि आप नॉन इमोशनली स्टेबल हैं, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं। इमोशनली स्टेबल ना होने का मतलब ये होता है कि आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने इमोशंस लूज कर देते हैं, ठीक है ना, और बहुत जल्दी हैरान हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। मीन्स कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्रेशन। Narcissism is not just about aggression, it's just not about having a appropriate control over your emotions. Either those emotions are negative or positive, but mostly on the negative emotions. जब नेगेटिव इमोशंस के ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता तो उसे कहते हैं कि ये अपना न्यूरोटिसिज्म का शिकार है। एक पर्सन है एक ग्रुप के अंदर, ठीक है ना, और अगर वहाँ पे कोई भी हल्की फुल्की मीन बात होती है, कोई मीन गुफ्तगू होती है, किसी ने किसी का ज़्यादा हार्ड वर्ड इस्तेमाल किया, वो बंदा रोने लग रहा है, ठीक है ना, और एक मैच्योर बंदे से हम रोना एक्सपेक्ट नहीं करते, तो हम कहते हैं अच्छा ही और शी इज़ काइंड ऑफ न्यूरोटिसिज्म पर्सन, न्यूरोटिसिस्टिक है, ठीक है ना, उस तरह के एट्रीब्यूट का शिकार है, ठीक है ना। जबकि बाज़ का जब हम किसी के बहुत इमोशनल चीज़ को बहुत ही रूड या बहुत ही सख्त वे में भी रिस्पॉन्ड करें, मीन्स वी आर ऑल्सो नॉट इमोशनली स्टेबल, तो वो भी एक नॉन इमोशनल स्टेबल होने का एग्जांपल है, तो इसे न्यूरोटिसिज्म कहते हैं। एट द सेम टाइम जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं वो नॉन न्यूरोटिसिज्म यानी कि वो इमोशनली स्टेबल वाली साइड पे मौजूद होते हैं, दे हैव
कमांड ओवर देयर इमोशंस, वो उसको बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत जल्दी उनको फ्लो में नहीं लेके आते, बहुत जल्दी उनको क्या नाम है डाइवर्ज नहीं करते, वो उनको पास रखते हैं, महफूज रखते हैं। अगर उन्होंने मुस्कुराना है तो किसी ऐसी बात पे मुस्कुराना है जिसपे मुस्कुराना बनता है, ठीक है ना। अगर उन्होंने रोना है तो किसी ऐसी बात पे रोना है जिसपे रोना बनता है। अगर उन्हें गुस्सा करना है तो किसी ऐसी बात पे करना है जिसपे गुस्सा करना बनता है। बट दे विल नॉट फ्री राइडिंगली देयर इमोशंस, ठीक है ना, वो उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं, ठीक है ना। सो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक इंडिविजुअल ग्रुप के लिए इमोशनली स्टेबल पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हमेशा अच्छे होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल लेके आना है, बिकॉज इफ़ यू कांट ग्रिप योर इमोशंस पॉजिटिवली, आपको कोई भी अपने मैटर्स के लिए एज अ मीडिएटर नहीं लेके आएगा, ठीक है ना। आपने जब निगोशिएशंस करना होती है कंपनीज के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, तो वहाँ पे आपका ठंडे मिजाज का होना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये ठंडा मिजाज इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह से आता है। वहाँ पे निगोशिएशंस के दौरान बहुत सी अजीबोगरीब बातें होती हैं, ठीक है ना। निगोशिएशन के दौरान एक पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू को उठा के ये ग्राउंड के बाहर फेंक रहा होता है, आपके ऑफर्स को रिजेक्ट कर रहा होता है, आपको रिजेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। उन तमाम सर्कमस्टांसिस के अंदर, उन तमाम ओपिनियंस के अंदर जो ठंडे दिमाग का पर्सन होता है, दैट इज ऑलवेज सक्सेसफुल, ठीक है ना। जो अपने टर्न का वेट करता है, जो अपनी ऑफर को किस तरीके से इंपोज करवाना है वो वेट करता है। सो मैंने जो सबसे ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी का बेनिफिट देखा है वो निगोशिएशंस के टेबल पे देखा है, ठीक है ना। निगोशिएशंस के टेबल के ऊपर जब आप बैठे होते हैं, वहाँ पे इमोशनली आपको स्टेबल होना पड़ता है। जब आप लीडर होते हो, जब आप सुपरवाइजर हो, तो उस वक्त आपको पता है कि आपके एम्प्लॉयज बहुत सी गलती करेंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम टू हैंडल दैट पॉजिटिवली, दिस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आप इस चीज़ को ठीक तरीके से टैकल कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल मैनेजर। बट अगर आप उसको डील नहीं कर पाते, तो मीन्स देयर विल बी अ टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट ट्रेड थी बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड की। जो पांचवी और लास्ट ट्रेट है हमारे पास, वो है कंसाइटियसनेस एंड नॉन कंसाइटियसनेस। कंसाइटियसनेस हम उस चीज़ को कहते हैं उन लोगों को कहते हैं जिनको तरतीब, सीक्वेंस, स्टेप्स और यू कैन से अरेंजमेंट, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है ना। और नॉन कंसाइटियस वो लोग जिनको रैंडम चीज़ें पसंद है। लेट्स सपोज हमें से कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि रात को जब बेड पे जाना है ना, तो बेड जो सा होना है वो प्रॉपर बना हुआ हो, ठीक है ना। मीन्स दे मस्ट नॉट बी एनी काइंड सॉरी there must not be any kind of mess on the bed, ठीक है ना। बेडशीट प्रॉपर हो, ब्लैंकेट वगैरह ठीक हो, सारे टेबल्स प्रॉपरली अरेंज हो, और किसी किस्म की कोई गैजेट वगैरह फजूल वगैरह बेड पे ऊपर ना पड़ा हो। और कुछ हम जैसे लोग होते हैं जिनको कहते हैं जब तक तो बुरा हाल नहीं है ना बेडशीट का, ये हेडफोन्स नहीं पड़े हुए, ये मोबाइल नहीं है, ये वॉलेट नहीं है, ये ब्लैंकेट बिखरा नहीं पड़ा हुआ, तब तक नींद नहीं आनी। सो द थिंग इज, कुछ लोगों को अरेंजमेंट, सीक्वेंस, प्लानिंग, ये बड़ी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। दोज पीपल आर कंसाइटियस पीपल। और जो लोग रैंडम चीज़ों को अफेक्ट पसंद करते हैं, दोज आर नॉन कंसाइटियसनेस। व्हाट इज द बेटर हियर, जिसमें हम हर कैटेगरी में बेटर देखते आ रहे हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म और बिगर पिक्चर देखें तो नॉन कंसाइटियसनेस सीम्स गुड, ठीक है, सॉरी कंसाइटियसनेस सीम्स गुड। चीज़ें लॉजिकल वे में, प्लानिंग के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, अंडरस्टैंडेबल होती हैं, प्रिडिक्टेबल होती हैं, ठीक है ना। लेकिन एट सम टाइम्स यू हैव टू बी नॉन प्रिडिक्टेबल, ठीक है ना। बात का प्रिडिक्टेबल होना एक नेगेटिव चीज़ बन जाता है, ठीक है ना। एट दैट पॉइंट यू कैन ओनली गेट द कंपैरेटिव एडवांटेज व्हेन यू आर नॉन प्रिडिक्टेबल, बट स्टिल that is not a good reason to be non-conscientiousness person. अगर आपको मैंने एडवाइस करना हो तो conscientiousness person is better. conscientiousness person जब एक बिजनेस के अंदर होता है, उसने टास्क को बड़े एफिशिएंटली मैनेज किया होता है, ठीक है ना। टास्क का एक प्रॉपर लेआउट बना होता है, टास्क की एक प्रॉपर प्लानिंग हुई होती है, टास्क की एक स्केड्यूलिंग हुई होती है, और वो टास्क कभी मिस नहीं होते, ठीक है ना। हम जैसे रैंडम पीपल इस तरह के टास्क इस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे अल्लाह वास्ते कर रहे हैं, और बिल्कुल कोई हिसाब किताब नहीं है, आगे पीछे हुए हैं, डेडलाइंस बड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं, और तमाम की तमाम स्केड्यूलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज वी आर नॉट दैट मच कंसाइटियस इन दैट सेंस. So being conscientiousness is और follow conscientiousness is very much good, और उसको करना चाहिए. तो ये बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स थी जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव